हेलो बच्चों, मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, सबसे ईमानदार प्लेटफॉर्म, आप लोगों के जिस चैनल पे आपका भरोसा बना हुआ है, रिडॉक्स ट्यूटोरियल। तो मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट, एडमिट कार्ड सब कुछ डिसाइड हो गया है। इवेंट्स जिनके जिनके सेंटर जाने थे वो भी अलॉट हो गए हैं। तो बड़ा डर बना हुआ है कि कितना परसेंट हमारा सिलेबस तैयार है, कितना परसेंट हमारा सिलेबस नहीं तैयार है। तो उसी के लिए हम लोग जो है जितने भी आपके पास समय बचा हुआ है उतने समय में हम लोगों ने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी अ, एक क्विक रिवीजन टाइप से, या जो बच्चों के डाउट्स हैं वो सारे सब कुछ ठीक है। तो जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हों, तो जिनके भी किसी भी प्रकार के डाउट रहे हों इस लेक्चर के बाद, अच्छा मैं एक एक टॉपिक को लेके चलूँगा और उसको बहुत कम समय में सारी डिटेल चीज़ें, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ाना सब कुछ है, पर एक स्मार्ट वे में। क्योंकि अब जो है जितना हम लोगों ने साल भर में पढ़ लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करना है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, उन पर डिस्कशन करना है। बहुत सारा ओवरवेलमिंग कंटेंट हमको नहीं दिमाग में भरना है ना, टू द पॉइंट चीज़ें करनी है। और मटेरियल के लिए आप लोग अपनी बुक का इस्तेमाल करिए, और अनसॉल्व्ड आते हैं उनका इस्तेमाल करिए, और अगर कहीं से भी सैम्पल पेपर या स्पेसिमेन आपको मिल जाते हैं उन सबको सॉल्व करिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तैयारी आप इतनी जानदार रखिए कि बस एग्ज़ाम में आप फोड़ के आइए, बस इतना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी के लिए जो है, तो आज की क्लास हमारी क्लास 10th है, 10th पर हम लेक्चर ले रहे हैं आज। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है सॉरी, वो रहेगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक, और टफ तो नहीं है, इजी है, पर हम लोगों ने जो है, हम लोगों के यहाँ ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, तो ऑफलाइन में बच्चों को देखते हैं कि थोड़ा जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस और हीट एनर्जी पावर, इन सब के कुछ डाउट्स रहते हैं बच्चों के, जो जेन्युइन है पर बहुत इजी होता है। एक स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी चीज़ों को निपटाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, तो बात हम लोग करने जा रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, उसके पहले एक थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं चार्ज के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो चार्ज होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। मेजरमेंट उसका क्या होता है? सर कूलाम होता है, मतलब जो उसकी यूनिट होती है वो कूलाम होती है ना। अब चार्ज का जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव नेचर भी होता है और नेगेटिव नेचर भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेचर भी होता है और नेगेटिव नेचर भी होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि चार्ज जो हमारा होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज जो हमारा होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब सर कैसे समझे? तो क्वांटाइज का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी है, कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज दैट कि वो बिस्किट कंपनी है या चॉकलेट फॉर्मेशन कंपनी है, कोई भी एक प्रकार की आप कंपनी को अपने दिमाग में मान सकते हो। तो वो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लीजिए सूज कंपनी कोई है ना, मान लीजिए रेड टेप है, पूमा है, वगैरह वगैरह बहुत है। तो वो जब शूज बनाती हैं तो वो पेयर में बनाती हैं, है ना, दो शूज बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आधा शूज लेके चले आओगे, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो। तो चार्ज भी ऐसा होता है। चार्ज जो हमारा होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है। क्या होता है? चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। अब क्वांटाइज होने का मतलब है कि कहीं भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर आप चार्ज पाओगे, अगर आप चार्ज पाओगे तो वो इस फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है सर? जैसे मैं मान लूं कि ये तीन बॉडीज हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि ये एक पहली बॉडी हमारी होगी, ये पहली बॉडी, बहुत बढ़िया, ये दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, और ये चौथी बॉडी, ठीक। एक एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कह दूं कि इसके पास, अब इन सबके पास अगर कुछ कुछ चार्ज है, फिर वो चाहे प्लस में हो, फिर वो चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, राइट। तो चार्ज किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है? या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज होगा, सॉरी कलर आपको दिखा नहीं होगा, ये देखते हैं। या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज होगा, ठीक, या फिर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज होगा, या इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज होगा, इस तरीके से। ऐसे ही इसके पास भी हो सकता है
ई, 2e, 3e ऐसे। पर अगर मैं कह दूं कि क्या सर इसके पास e/2, 3e/2 इस तरीके का कोई, या मैं कह दूं सर इसके पास 2.5e है, √6e है, इस तरीके के, क्या सर चार्ज एग्जिस्ट करते हैं? जी नहीं। तो इसमें से क्या है, आपके इस फॉर्मेट के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये फॉर्मेट चार्ज का एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई? ये फॉर्मेट चार्ज का एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब सर, मतलब कि जो भी किसी भी पार्टिकल के पास अगर चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के होगा। मतलब अगर मैं Q की बात करूं तो Q बराबर सर NE होता है। क्या होता है? Q बराबर NE होता है। ये हम लोगों को मालूम है। जिनको ये चीज पता है वो बेसिक है, चलेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे। और इसकी यूनिट सर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलाम, COULOMB। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, शॉर्टकट में इसको हम C से दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज जो है वो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है? इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट, जहां पर हेयर n इज इक्वल्स टू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा, एंड सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल, ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। बहुत बढ़िया बात। मेजर किस में करते हैं सर? कूलाम में मेजर किया जाता है। फिर बात आती है करंट की। फिर बात किसकी आती है? फिर बात आती है सर करंट की। तो करंट क्या होता है सर? ये देख लो। देखिए करंट क्या होता है। करंट, अब जब हमने चार्ज को सीख लिया, तो करंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। जैसे नहीं डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखें तो डेफिनेशन इसकी क्या बनती है भाई? बताओ ना जरा सर। डेफिनेशन इसकी बनती है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लिखिए फिर, क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिक है, और मैं मान सकता हूं कि कुछ बच्चों को ये चीजें प्रिपेयर होंगी। ठीक है, तो जो ये वीडियो रिकॉर्डेड है आप लोग इसको देखिएगा। अगर आपको चीजें इजी लग रही हैं तो आप इसको 2x स्पीड पे या 3x स्पीड पे प्रॉपरली देख लीजिएगा। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। पर मुझे हर एक चीज को लेके चलना है, हर एक बच्चों के लेकर चलना है। जिसका लेवल हाई भी है, जिसका लेवल लो भी है, तो वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। राइट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहा जाता है करंट। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीजें अच्छी लगेंगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को सर क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। सर इसका मेजरमेंट क्या होता है, या इसकी सर यूनिट क्या होती है? तो बेटा इसकी यूनिट हमारी वैसे जो पॉपुलर यूनिट है, जो हमारी यूनिट सर पॉपुलर है, तो पॉपुलर यूनिट क्या है? पॉपुलर यूनिट है एम्पियर। कौन सी है? एम्पियर। सर डिनोट किससे करते हैं? ए से। पर अगर इसकी हम दूसरी यूनिट की बात करें तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या सर फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला सर होता है करंट बराबर जो होता है वो Q/T होता है। सर बहुत बढ़िया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मुझे भी मालूम है। पर देखते हैं, तो यहां I बराबर होता है Q/T। Q का मतलब सर कूलाम, और टाइम का मतलब सर सेकेंड्स। इसका मतलब है कि इस T की एक और नई सी यूनिट निकल के आ गई। वो क्या आ गई सर? वो आ गई कूलाम पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? तो ये हमने बात की थोड़ा अपने करंट के बारे में। तो I बराबर Q/T। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा सर? अगर I बराबर Q/T है, अगर सर I बराबर Q/T है और Q को हम NE लिख सकते हैं, तो सर एक नया फॉर्मूला बन गया NE/T। बहुत बढ़िया। ये देखिए
तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और Q बराबर एनी, तो एनी अपॉन टी को हमने क्या बोल दिया सर, एनी अपॉन टी को हमने बोल दिया करंट। बात समझ में आ गई। यूनिट सर क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, यूनिट पॉपुलर जो है वो एम्पियर चलती है। फॉर्मूला जो अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखें तो कूलाम पर सेकेंड भी हमारी एक करंट की यूनिट निकल के आती है। बहुत बढ़िया, इसको भी बंद कर लीजिए भाई, फिर इस पूरे डेटा को इसमें बंद कर लीजिए। जी लीजिए, ठीक है, इस पूरे डेटा को हमने इसमें बंद कर दिया। तो हमने क्या सीखा कि इस तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरीके का एग्जिस्ट करता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, क्यू बराबर एन ई कूलम पर, और यहाँ एन जो होता है 1 2 3 होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में हम अगर थोड़ी सी चीज और देखें, ध्यान से देखिएगा, इसको इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है, वो डिवाइस कौन सी होती है सर? सर वो डिवाइस का नाम होता है, उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर होता है, ठीक है। एमीटर का यूज किया जाता है कहां? इन सर्किट, सर्किट में यूज किया जाता है, इन सर्किट। पर सर्किट में यूज किया जाता है तो किस तरीके से यूज किया जाता है हम लोग जानते हैं। इन सर्किट कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? इसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सर्किट के अंदर इसको हम हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें इस डिवाइस को हम, जिस डिवाइस से करंट को मेजर किया जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं, और एमीटर सर्किट में यूज किया जाता है, और सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका यूज किया जाता है। बहुत सही बात है। अच्छा, एमीटर को का सर रिप्रेजेंटेशन या सिंबल क्या होता है? अगर सर्किट में आपको दिख जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये एमीटर है? तो सर इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल ये होता है बेटा, इस सर्कल के अंदर अगर आप ए लिख के यहाँ प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं तो ये सिंबल होता है हमारा एमीटर का। बहुत बढ़िया बात है सर, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सही। सॉरी। उसके बाद क्या बात करें? उसके बाद हम बात करें तो हमारी करंट हो गई, और डिवाइस हमने पता कर लिया कि सर एमीटर होता है, सर्किट में इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है सर? इसका सिंबल होता है प्लस और माइनस लगा के हम लोग कनेक्शन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं। तो उसमें हम उसको कहते हैं कि भाई साहब ये सर्किट के अंदर एमीटर लगा हुआ है, जिसका काम है सोर्स करंट को मेजर करना या एमीटर को रीडिंग बताना, एमीटर की रीडिंग बताना, राइट। अच्छा, चलिए अगला बात करते हैं हम। अगला हम बात करें जरा ओम लॉ पे, किस पे? बेसिक बेसिक चीजें हैं, और वही चीजें उठा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट किसको किसको पता है? तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, दे दिया आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, if any physical quantity, if any physical if any physical quantity of conductor, जैसे सर इसका एरिया, सर इसका टेम्परेचर जो भी कंडक्टर है, सर इसका वॉल्यूम, सर साथ ही साथ इसकी डेंसिटी, एक्सेट्रा remains unchanged, remains unchanged, ठीक है, remains unchanged। वीडियो क्लियर है? ठीक है, remains unchanged, then potential difference, then potential difference across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, ends of the conductor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to is directly proportional to current I flowing through the circuit. फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट हमारा है किसका? ये स्टेटमेंट है सर हमारा ओम्स लॉ का। ये ओम्स लॉ का हमारा स्टेटमेंट है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई साहब अगर कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, समझिए अगर ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक, ऐसे मान लीजिए कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक, जिसके टर्मिनल ए और बी है। अगर मैंने इसमें कोई एक बैटरी लगा दी प्लस और माइनस इस तरीके से, तो यहां जो भी डिवाइस लगी होगी उसके एंड्स पर वोल्टेज होगा, यहां VA होगा, यहां पर VB होगा, ठीक। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V आएगा वो क्या आएगा सर? VA माइनस VB आएगा। क्या आएगा सर? VA माइनस VB आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। और अगर मैं कह दूं कि सर इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक चीज हमें और पता चली कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लो डायरेक्शन क्या होती है इसकी। डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ opposite to the direction of electronic current। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं वो चीज नहीं लिखवा रहा हूं कि opposite to the direction of, है ना, मैं ऐसे नहीं लिखवाता हूं। मैं सीधा सीधा आपको लिखवा रहा हूं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि बच्चे के दिमाग में आए कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो बेटा एक चीज बताओ, हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो एक चीज बताओ यार, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज ही है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है तो वो फ्लो कर रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट। तो क्या इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा, और उसी करंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका मतलब है सर, आपके कहने का मतलब यह है कि एक ही सर्किट में दो दो करंट होती हैं। बिल्कुल सही बात है, एक सर्किट में दो करंट होती है। कौन कौन सी सर? एक तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से फ्लो हो रहा है, दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना, वो हमारा करंट हो जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया पहचाना। जिसने भी आंसर समझ में आ गया हो, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कहां पे थे? हाँ, यहां पे थे। तो उन्होंने ये कहा, ओम ने कहा कि अगर ऐसा है, और उन्होंने देखा। सर कैसे देखा? उन्होंने रीडिंग किया, उन्होंने सेटअप लगाया, और सेटअप करके उन्होंने सारी रीडिंग्स निकाली। तो उनको ये पता चला कि सर इसके अंदर ये जो VA माइनस VB है, ये जो हमारी बला है VA माइनस VB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब V जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। चाहे आप इसको देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमने तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा है। अरे यार, चाहे ऐसे लिख लो या और करके, आप चाहे ऐसे लिख लो, वो आपकी मर्जी है। चाहे ऐसे लिखो, चाहे और करके V बराबर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख लो। ठीक, तो छोटे बच्चों वाली समस्या मत लाओ, तुम लोग 10th में आ चुके हो, है ना। चाहे ऐसे लिखिए चाहे पैसे लिखिए। फिर उन्होंने कहा यार इसको हटाओ। फिर जब मैंने ये VA माइनस VB लिया और मैंने एक प्रोपोर्शनल हटाया, तो प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल टू और I की जगह पर आ गया R। यानी कि अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो, यानी कि V बराबर I R, और इसी को जाना जाने लगा ओम्स लॉ के नाम से। इसी को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाने लगा। ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई है फर्स्ट, इसी को हम कहते हैं above equation represents Ohm's law।
ठीक है। जब ओम्स ने अपने लॉ का वेरिफिकेशन किया तो उन्होंने वेरिफिकेशन में अपना एक पूरा सेटअप लिया। उस सेटअप में उन्होंने एमीटर लगाए, स्विचेस लगाए, रियोस्टेट लगाया और उन्होंने वहां पर एक बल्ब लगाया और उन्होंने रीडिंग पता करनी शुरू की। तो जब उन्होंने रीडिंग पता करनी शुरू की तो भाई उन्होंने ये देखा कि जितनी भी हम जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि क्या भाई, कि ग्राफ बिटवीन, ये नोट पॉइंट ले लीजिए आप लोग, इसको आप एक नोट पॉइंट के तौर से लीजिए, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं। क्या है, क्या है ब्रैकेट के अंदर एक नोट पॉइंट, इस पर पहले स्टार मार्क करिए इस तरीके से। और इस नोट पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, कि ग्राफ बिटवीन voltage and current, voltage and current is a straight line. स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा। सर बनेगा ग्राफ कैसा, किस इस तरीके से कुछ ग्राफ आपका बन के आता है, साथ सबने देखा होगा, ठीक है। ये वोल्टेज, यहाँ पर करंट, यहाँ पर वोल्टेज, और ये हमारा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ये होता है। और स्लोप यहाँ पर चाहे आप यहाँ चेक करिए, चाहे यहाँ चेक करिए, चाहे यहाँ चेक करिए, कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, स्लोप क्या होता है, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, यहां पर नोट करके लिख लो। स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और या ऐसे लिख लो, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स, क्या देता है, रेजिस्टेंस। ये जो आर आया है, जो हमने एक नया कोफिशिएंट हाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो आर हमने यूज किया है, इस आर को हम किस नाम से जानते हैं, इस आर को हम कहते हैं कि सर ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये रेजिस्टेंस है। क्या है, फिर से बोलेंगे सारे साथ, रेजिस्टेंस है। और क्योंकि यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने अगर वहां वोल्टेज और करंट को फिक्स रख लिया, या अगर आप ऐसे इस प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, सर कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो मैंने वर्ड यूज किया है, इसमें आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम लोग रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे, और अगले टर्म पे हम लोग कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन तरीके से सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, एनर्जी, पावर, सब के क्वेश्चन खत्म करके ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एग्जाम तक आपके मैं सारे चैप्टर्स करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक चीज कही गई, थोड़ा मैं आपको थोड़ा हाई लेवल से समझाऊंगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि मान लो ये कोई एक दो चार्ज रखे हो, ये एक चार्ज रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। इसकी एक चार्ज कहीं भी रखा है कमरे में, उस कमरे से P डिस्टेंस दूरी पर, R डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया है, और इस P पर हमें बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो हम निकालने के लिए करते क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि सर इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज रखा है, जिसको हम लोग Q0 के नाम से जानते हैं, और ये होता है टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, समझिए। तो
इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से इस इनफाइनाइट चार्ज, जो चार्ज इनफाइनाइट पे रखा था, उस टेस्ट चार्ज को, अच्छा टेस्ट चार्ज के बारे में आपको एक बता दो, टेस्ट चार्ज की कोई अपनी खुद की फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। वो सब आप 12th में समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, पर यहां समझो कि एक चार्ज यहां रखा था, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में आपको एक टेस्ट चार्ज उठा के लाना है इनफाइनाइट से यहां पे। तो और कितने स्टेप्स होने चाहिए, इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप होने चाहिए, ताकि आप रीडिंग को अच्छे से मेजर कर पाओ और इस फोर्स को टैकल कर पाओ। बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप होने चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको इतना नहीं समझना है, पर आप ये समझिए कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना आपको, क्या वीडियो विजुअल नहीं है क्या, जितना आपको काम करना पड़ता है यहां से यहां तक आने में, जितना वर्क डन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। और ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट टेस्ट चार्ज होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलाम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई एक कूलाम का अगर हम एक कूलाम का अगर हम कोई टेस्ट चार्ज, एक कूलाम का अगर हम कोई टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से उठा के P पॉइंट तक लाते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है। सर काम क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं, प्लस और माइनस, प्लस और प्लस ले लो, ठीक है। तो ये जब आगे की तरफ आएगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, जैसे ये आगे आने की कोशिश करेगा ये वाला इसको धक्का देगा पीछे की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जैसे ही पास में आएगा ये इसको धक्का देके पीछे कर देगा, पर फिर भी आपको लाना है आगे की तरफ, तो आप इस फोर्स के अगेंस्ट, जो इधर की तरफ लग रहा है इसके अगेंस्ट आप काम करोगे, तो वही वर्क डन होता है। इतना समझ में आ गया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ऊपर वाली बात अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बना, बराबर वर्क डन, कहां से कहां, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आने में, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आने में, डिवाइड बाई चार्ज। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V बराबर W अपॉन Q। क्या बात है सर, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। और ये इतना जरूरी है सर्किट के लिए कि जब तक किसी भी सर्किट में, जैसे मैंने यहां पर आपको एक चीज बना के दिखाई, अगर, कहां गया ये रहा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। याद रख लीजिए, करंट के फ्लो होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। कंडक्टर चीख चीख और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझसे करंट पास करानी है अगर आपको, तो 2 चीजें मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने सवाल किया यार भाई तेरे पास क्या होना चाहिए, तो उसने कहा कि पहली बात तो मेरे दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक मैं करंट को अपने में से फ्लो कराने नहीं दूंगा। फिर मैंने पूछा फिर दूसरी बात क्या है, तो उसने कहा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। इसी वजह से इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इस वजह से उसको करंट को फ्लो कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बढ़िया, चलिए तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसकी सर यूनिट क्या होगी, फिर वही बात कि यार यूनिट पॉपुलर वाली अगर सुननी हो तो इसकी पॉपुलर यूनिट जो है, जो बहुत न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा चलती है, वो है सर, वो क्या है, वो है हमारी वाट। क्या है, वो हमारी है वाट। क्या है, वाट है, सॉरी वोल्ट है, वाट तो पावर की हो गई।
क्या हो गई सर, वोल्ट हो गई। क्या हो गई, वोल्ट हो गई। पर अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो इसकी एक और यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एक और यूनिट क्या हो जाएगी सर, जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क की जूल और पर COULOMB, जूल पर कूलाम। मतलब अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें तो जूल को जे से जूल पर कूलाम। बताइए कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने आज सीख लिया, इतना हम लोगों ने आज सीख लिया। क्या, करंट सीख ली, चार्ज सीख लिया, ओम्स लॉ सीख लिया, उसका ग्राफ सीख लिया। अगले लेक्चर पर हम रेजिस्टेंस को सीखेंगे और रेजिस्टेंस को सीखने के बाद तुरंत उसके क्वेश्चंस पैरेलल और सीरीज वाले और कंबाइंड सर्किट्स के देखेंगे, और उसके बाद हीट और पावर और एनर्जी करके आपका चैप्टर जो हो जाएगा वो फिनिश हो जाएगा। तो मान के चलिए कि जब भी नेक्स्ट टर्न होगा मेरा अल्टरनेट डेज पे है, तो नेक्स्ट टर्म पे आपका ये वाला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, हर एक छोटे से छोटे डाउट के साथ, ठीक है। इस जितनी भी मैंने स्लाइड्स आपको दी हैं, ये जितनी भी आप स्लाइड्स देख रहे हो, 1, 2 और 3 स्लाइड्स, इन 3 स्लाइड्स में आपके MCQ भी बनेंगे और आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं ऋतिक मिश्रा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी तरीके की एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।